गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट के अंतर्गत लॉ ऑफ मास एक्शन के एप्लीकेशंस को देखेंगे। किस प्रकार हम उसको उत्क्रमणीय अपक्रियाओं, जो समांगी है, समांगी उत्क्रमणीय अपक्रियाओं की साम्य अवस्था पर हम उस नियम को किस प्रकार लगा सकते हैं और साम्य स्थिरांक की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज इसको हम इस वीडियो में देखें। पिछले वीडियो में हमने द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम को परिभाषित किया था, तो आज उस परिभाषा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये इसका अनुप्रयोग है। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। डेरिवेशन देखते हैं इसका। माना एक उत्क्रमणीय समांगी अपक्रिया निम्नलिखित है। स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर माना कोई एक उत्क्रमणीय समांगी अपक्रिया निम्नलिखित है। वो अपक्रिया हमने ली A प्लस बी रिवर्सेबल C प्लस D। ये उत्क्रमणीय है, रिवर्सेबल का चिन्ह लगा है, और समांगी है, मतलब सब गैसीय अवस्था में है। ये अपक्रिया हमारी अग्र कहलाती है, इसको अग्र अपक्रिया कहते हैं। अग्र अपक्रिया के लिए A और B अपकारक है, C और D उत्पाद है। अगर हम बात करें पक्ष अपक्रिया की, बैकवर्ड रिएक्शन, तो पक्ष अपक्रिया के लिए C और D अपकारक का काम करेंगे, A और B उसका उत्पाद का काम करेंगे। ताप स्थिर रखा है, एक उत्क्रमणीय समांगी अपक्रिया हमने ये ली। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम लगाते हैं इस नियम को, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियमानुसार हम इस अग्र अपक्रिया की दर को निकालेंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड इंग्लिश में कहते हैं अग्र अपक्रिया की दर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमने बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी अपक्रिया की दर उसके अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होती है। यही नियम था ये द्रव्यनुपाती क्रिया का। तो अग्र अपक्रिया के लिए A और B अपकारक है, तो अग्र अपक्रिया की जो दर होगी वो इन अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इस अग्र अपक्रिया को प्रदर्शित करते हैं RF। R का मतलब रेट और F का मतलब फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF कहते हैं। इसके चिन्ह को यहां से हटाएंगे और एक स्थिरांक लेंगे KF, एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B, जहां वेयर KF एक स्थिरांक है जिसे अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। इसी प्रकार अब हम पश्च अपक्रिया का दर निकालेंगे। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन ये समझना यहां महत्वपूर्ण है। जब पश्च अपक्रिया होगी तो इसके लिए अपकारक C और D होंगे, तो ये आया एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। C और D, यहां बैकवर्ड रिएक्शन को हम RB से प्रदर्शित करते हैं, इसको हटाया, एक स्थिरांक लिया KV और एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D, इक्वेशन नंबर 2, जहां वेयर KV एक स्थिरांक है जिसे पश्च अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। पश्च अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब एट इक्विलिब्रियम, जब साम की अवस्था आएगी, साम अवस्था इसके बीच में स्थापित होगा एट इक्विलिब्रियम, तो साम अवस्था पर क्या होगा, दोनों अपक्रियाओं की दरें बराबर हो जाया करती हैं, अर्थात रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अपक्रिया की दर बराबर पश्च अपक्रिया की दर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को हम साम्यावस्था कहते हैं।
जब दोनों अक्रियाओं की दरें बराबर होती हैं तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने प्रदर्शित किया था Rf से और इसको प्रदर्शित किया था Rb से। Rf का मान हम व्यंजक 1 से रखेंगे यहाँ पर, तो Rf बराबर होता है Kf एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। Rb का मान है Kb एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ A। अब यहां से हम इनका एक अनुपात निकालेंगे Kf अपॉन Kb is equal to active mass of C into active mass of D बटे active mass of A into active mass of B। इनका हमने दोनों का और कश्यप क्रिया के वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम एक नया स्थिरांक देते हैं Kc या Ke भी लिखा होता है कई जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये होता है एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D बटे एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ व्यंजक। इसी जहां Kc एक स्थिरांक है जिसे अक्रिया का साम स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, साम स्थिरांक, और इसको साम स्थिरांक व्यंजक कहते हैं। अगर आपको किसी उत्क्रमणीय अक्रिया के अवकारकों और उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात है तो आप उस अक्रिया के लिए साम स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। इसको हम साम स्थिरांक का व्यंजक कहते हैं। अब अगर यहां पर हमने सभी का एक एक मोल लिया था, एक एक मोल लिया, अब माना एक हम कोई दूसरी रिएक्शंस को लेते हैं, माना कोई स्थिर ताप पर कोई उत्क्रमणीय समांगी अक्रिया निम्नलिखित है और वो अक्रिया हमने इसको चेंज किया थोड़ा सा, A मोल ऑफ A यानी अपकारक A का स्मॉल a मोल लिया और अपकारक B का स्मॉल b मोल लिया, तो हमको मिलेगा स्मॉल c मोल ऑफ C और स्मॉल d मोल ऑफ D। ये सब गैसीय अवस्था में है, गैसीय। अब अगर हमको इस अक्रिया के लिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दिया, ये तो 1 मोल के लिए निकाला है, सब 1 के लिए है। अब यहाँ पर ये A B C D लीजिए, मतलब कुछ भी हो सकता है संख्या, तब उसके लिए हम कैसे करते हैं। तो एक चीज याद रखना, जो ये मोल्स होते हैं ये इसकी पावर में परिवर्तित हो जाएंगे घात के रूप में। पूरा डेरिवेशन हमको सेम करना है, ये A की पावर A इंटू B की पावर B, A की पावर A इंटू B की पावर B, C की पावर C इंटू D की पावर D। तो हमको क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस अक्रिया के लिए अगर हम साम स्थिरांक की बात करें Kc बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, तो इसका व्यंजक आएगा C की पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर D बटे A की पावर A इंटू B की पावर B। तो इस व्यंजक से आप अगर किसी के मोल्स दिए हैं तो उसकी भी गणना कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। अभी कुछ रिएक्शंस पर भी आप इसको लगाएंगे, एक दो रिएक्शंस पर भी आपको लगा करके बताएंगे कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं। अब दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहां पर दो चीजें आ रही हैं, एक है वेग स्थिरांक और दूसरा आ रहा है साम स्थिरांक। वेग स्थिरांक एवं साम स्थिरांक, ये दो शब्द आ रहे हैं इसमें में अंतर, इसको समझेंगे जरा कि वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक में क्या अंतर होता है, इसको देखेंगे। माना पहले हम बात करें अगर वेग स्थिरांक की, वेलोसिटी कांस्टेंट, और इधर हम बात करते हैं साम स्थिरांक की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जरा देखेंगे पहला क्या डिफरेंस रहेगा। वेग स्थिरांक क्या होता है, माना कोई एक अक्रिया निम्नलिखित है स्थिर ताप पर, A प्लस B इज इक्वल टू, इसने प्रोडक्ट दिया, ये दो अपकारक है, तो अक्रिया की अगर दर जो होती है, अब क्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती। तो ये जो दर आई अक्रिया की इज इक्वल टू K इंटू A एक्टिव मास ऑफ A, जहां वेयर
के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ये जो के आया है इसका नाम है वेग स्थिरांक। अगर इन अवकारकों की सांद्रता यूनिटी हो जाए, क्या हो जाए, एक, तो अब क्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो उसकी दर के बराबर हो जाता है। अवकारकों की सांद्रता यूनिटी होने पर जो उसका वेग स्थिरांक होता है वो अपक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। उसे हम विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है। और इस वेग स्थिरांक का मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर होता है। साम्य स्थिरांक क्या, कैसे परिभाषित करोगे? अभी हमने देखा जो साम्य स्थिरांक होता है अग्र अपक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को, इस अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। दूसरी, ताप बढ़ाने पर, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। यहां पर क्या कंडीशन रहती है? यहां एक कंडीशन रहेगी कि यदि अपक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ऊष्मा अगर शोषी है और आप ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर केसी का मान बढ़ेगा। और अगर अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान घटता है, घटेगा। ये कंडीशन। और वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है। तीसरी कंडीशन, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की जो दर है वो जनरली सामान्यतया बढ़ जाती है। उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को जनरली बढ़ाते हैं, कुछ घटाने वाले भी हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैटालिस्ट का उपयोग है वो रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अपक्रिया की दर उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, जबकि अपक्रिया के साम्य स्थिरांक पर उत्प्रेरक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी दर अपक्रिया उत्प्रेरक अग्र अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा उतना ही पश्च अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा। तो दोनों अपक्रियाओं पर उत्प्रेरक का मान समान रहा तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक काम जरूर होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, उसमें कम समय लगता है स्थापित होने में। अगर उत्प्रेरक ले लोगे तो साम्य अवस्था जल्दी आ जाएगी, और अगर हम उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो साम्य स्थापित होने में कुछ समय लगता है। ये तीन अंतर है इसमें, तो इसको हम देखें। एक और है इसमें, अभी हमारे पास दो अपक्रियाएं आई थी, अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया। इन दोनों के अगर हम बात करें वेग साम्य स्थिरांकों की तो उनमें क्या संबंध होता है? अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया, पश्च अपक्रिया के साम्य स्थिरांक में साम्य स्थिरांक में संबंध। देखिए, माना एक उत्क्रमण समांगी अपक्रिया निम्नलिखित है। ये अपक्रिया है, गैस है सभी ये। इस अपक्रिया के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं केसी का मान, केसी इज इक्वल टू, अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी देख लगेगा। ये हमारी अग्र अपक्रिया होगी। मान लीजिए अग्र अपक्रिया, अग्र अपक्रिया के लिए देखा। अब हम इस रिएक्शन को पलट देते हैं। C प्लस D इज इक्वल टू A प्लस B। गैस 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 गैस, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। फर्स्ट
बैकवर्ड रिलेशन। अब इस बैकवर्ड रिलेशन के लिए भी हम जो मान रखेंगे उसको k डैश c कह देते हैं, डिफर कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B बटे एक्टिव मास ऑफ C डिवाइडेड मास ऑफ B व्यंजक। अगर हम इन समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो क्या पाते हैं? तो हम ये पाते हैं कि अपक्रिया इसके रिवर्स है, तो k c का जो मान होता है वो k डैश c के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में रिलेशन। इससे आप अपक्रिया का गणना कर सकते हैं। अगर अपक्रिया के लिए अगर साम्य स्थिरांक दिया है और आपसे पश्च के लिए पूछें तो हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।